हाय फ्रेंड्स, जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर में क्या करता है और यह क्यों जरूरी है? यह हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। जब हमारी त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है तो यह विटामिन डी का उत्पादन शुरू करती है। सूरज की किरणों में मौजूद यूवीबी किरणें त्वचा की सतह पर पहुंचती हैं। ये यूवीबी किरणें त्वचा में मौजूद 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल नामक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। इस प्रतिक्रिया से विटामिन D3, जिसे कोलेकल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, बनता है। विटामिन D3 फिर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। इसके बाद यह लिवर में पहुंचता है, जहां यह 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में परिवर्तित होता है। अंत में यह किडनी में पहुंचता है, जहां यह सक्रिय रूप में बदलकर 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। यह सक्रिय विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। सूरज की रोशनी, फैटी फिश, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड डेयरी उत्पाद विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी एक विकल्प है। विटामिन डी की कमी से थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और डिप्रेशन हो सकता है। अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करवाते रहें। विटामिन डी मजबूत हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। रोजाना धूप लें और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। अब चलिए थोड़ा अलग हटकर लाई डिटेक्टर की दिलचस्प दुनिया के बारे में जानते हैं, जिसे पॉलीग्राफ भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मशीनें कैसे बता सकती हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं? दरअसल ये सब उन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापने पर निर्भर करता है जिन्हें धोखे से जोड़कर देखा जाता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आमतौर पर एक व्यक्ति के शरीर से सेंसर जोड़े जाते हैं ताकि हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन और त्वचा की चालकता जैसे विभिन्न शारीरिक संकेतकों पर नजर रखी जा सके। ये सेंसर एक पॉलीग्राफ मशीन से जुड़े होते हैं जो डेटा को एक चलते हुए कागज या डिजिटल डिस्प्ले पर रिकॉर्ड करती है। इसके पीछे सोच यह है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे एक खास स्तर का तनाव या चिंता महसूस होती है, जिससे इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं में बदलाव आते हैं। टेस्ट के दौरान परीक्षक कई सवाल पूछता है, जिनमें से कुछ जांच से संबंधित होते हैं और कुछ नियंत्रण वाले सवाल होते हैं जो व्यक्ति की सामान्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं का आधार स्थापित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन अलग अलग तरह के सवालों के जवाब में आने वाली प्रतिक्रियाओं की तुलना करके परीक्षक उन पैटर्न की पहचान कर सकता है जो धोखे का संकेत दे सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि लाई डिटेक्टर पूरी तरह से बेअसर नहीं होते हैं। कई कारक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति या यहाँ तक कि अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता। यही कारण है कि पॉलीग्राफ के परिणाम हमेशा अदालत में मान्य नहीं होते हैं और अक्सर अपराध या बेगुनाही के निश्चित प्रमाण के बजाय जांच के एक साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लाई डिटेक्टर के पीछे का विज्ञान बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि यह हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति और हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बीच के जटिल संबंध को दर्शाता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हमारा मन और शरीर कितने आपस में जुड़े हुए हैं और हमारी भावनाएं शारीरिक रूप से कैसे प्रकट हो सकती हैं। इसलिए हालांकि लाई डिटेक्टर कुछ स्थितियों में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके परिणामों को सावधानी के साथ देखना और उन्हें एक व्यापक खोजी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मानना जरूरी है। मानव शरीर एक जटिल और कभी-कभी अप्रत्याशित प्रणाली है और पॉलीग्राफ के परिणामों की सही व्याख्या करने के लिए इसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की, जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता की निगरानी और समझ के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। AQI एक संख्यात्मक पैमाना है जिसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि वर्तमान में हवा कितनी प्रदूषित है या उसके प्रदूषित होने का अनुमान है। इससे हमें वायु प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को समझने और आवश्यक सावधानी बरतने में मदद मिलती है। AQI की गणना प्रमुख वायु प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर की जाती है, जिसमें जमीनी स्तर पर ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, PM10 और PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल हैं। इन प्रदूषकों में से प्रत्येक के अलग अलग स्रोत और स्वास्थ्य पर प्रभाव होते हैं और AQI वायु गुणवत्ता पर उनके संयुक्त प्रभाव का आकलन करने का एक मानकीकृत तरीका प्रदान करता है। पैमाना आमतौर पर 0 से 500 तक होता है, जिसमें उच्च मान खराब वायु गुणवत्ता का संकेत देते हैं।
उदाहरण के लिए 0 से 50 के AQI मान को अच्छा माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वायु गुणवत्ता संतोषजनक है और स्वास्थ्य के लिए बहुत कम या कोई जोखिम नहीं है। 51 से 100 का AQI मान मध्यम है, जो स्वीकार्य वायु गुणवत्ता का संकेत देता है, लेकिन कुछ संवेदनशील व्यक्तियों के लिए संभावित जोखिम के साथ। 100 से ऊपर के मान प्रदूषण के बढ़ते स्तर का संकेत देते हैं, जिसमें अस्वास्थ्यकर, बहुत अस्वास्थ्यकर और खतरनाक श्रेणियां सामान्य आबादी के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं। AQI को समझना हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है, खासकर कमजोर समूहों जैसे बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए। जब AQI उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तो बाहरी गतिविधियों को सीमित करना, घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का उपयोग करना और हानिकारक प्रदूषकों के संपर्क को कम करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य सलाह का पालन करना उचित है। AQI वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके यह व्यक्तियों और समुदायों को प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ वायु नीतियों की वकालत करने के लिए सक्रिय उपाय करने का अधिकार देता है। संक्षेप में, AQI वायु गुणवत्ता को समझने और प्रबंधित करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। अपने क्षेत्र में AQI के स्तर के बारे में सूचित रहकर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण में योगदान करने के लिए सूचित निर्णय ले सकते हैं। अंत में, आइए एक ऐसी घटना का पता लगाएं जिसका अनुभव हम में से बहुतों ने किया है, लेकिन शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। वे अचानक अनैच्छिक शरीर के झटके जो तब होते हैं जब हम सोने वाले होते हैं। ये झटके, जिन्हें हाइपनिक जर्क या स्लीप स्टार्ट के रूप में जाना जाता है, एक सामान्य घटना है और आमतौर पर हानिरहित होती है। हाइपनिक जर्क अचानक मांसपेशियों में संकुचन होते हैं जो जागृत अवस्था से नींद में संक्रमण के दौरान होते हैं। वे अक्सर गिरने या एक ज्वलंत सपने की अनुभूति के साथ होते हैं, जो आपको जगा सकता है। जबकि हाइपनिक झटके का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, माना जाता है कि कई कारक उनकी घटना में योगदान करते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि हाइपनिक झटके नींद की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जो तब होता है जब मस्तिष्क सतर्कता की स्थिति से विश्राम में परिवर्तित होता है। इस संक्रमण के दौरान मस्तिष्क मांसपेशियों के विश्राम को गिरने के संकेत के रूप में गलत व्याख्या कर सकता है, जिससे खुद को पकड़ने के लिए अचानक मांसपेशियों में संकुचन हो सकता है। एक अन्य सिद्धांत बाहरी कारकों जैसे तनाव, चिंता, कैफीन की खपत और शारीरिक थकावट की ओर इशारा करता है। ये कारक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके और सामान्य नींद चक्र को बाधित करके हाइपनिक झटके का अनुभव करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाइपनिक झटके उन व्यक्तियों में अधिक आम हैं जिनके सोने के पैटर्न अनियमित हैं या जो नींद से वंचित हैं। एक सुसंगत नींद कार्यक्रम सुनिश्चित करने और अच्छी नींद स्वच्छता का अभ्यास करने से इन झटकों की आवृत्ति को कम करने में मदद मिल सकती है। जबकि हाइपनिक झटके आमतौर पर हानिरहित होते हैं, वे चौंकाने वाले हो सकते हैं और आपकी नींद को बाधित कर सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि वे बार बार हो रहे हैं या आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं, तो अपनी जीवन शैली का मूल्यांकन करना और तनाव को कम करने और अपने नींद के वातावरण में सुधार के लिए समायोजन करना सहायक हो सकता है। निष्कर्ष निकालने के लिए, हाइपनिक झटके नींद की प्रक्रिया के दौरान हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच जटिल परस्पर क्रिया का एक आकर्षक उदाहरण है। इन झटकों में योगदान करने वाले कारकों को समझकर हम उनकी घटना को कम करने और अधिक आरामदायक रात की नींद का आनंद लेने के लिए कदम उठा सकते हैं। विटामिन डी लाई डिटेक्टर, एयर क्वालिटी इंडेक्टर और हाइपनिक झटके की इस वैज्ञानिक खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह अंतर्दृष्टि उतनी ही आकर्षक लगी होगी जितनी मुझे लगी। याद रखें, विज्ञान हमारे चारों ओर है और इसे समझने से हमें स्वस्थ, अधिक सूचित जीवन जीने में मदद मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक आकर्षक तथ्यों और वैज्ञानिक खोजों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। आपका समर्थन हमें आपके लिए आकर्षक और शैक्षिक सामग्री लाने में मदद करता है। आप आगे किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में बताएं। हम आपके सुझावों को सुनने और एक साथ नए वैज्ञानिक कारनामों में शामिल होने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। अगली बार तक उत्सुक रहें और विज्ञान के अजूबों की खोज करते रहें।